Hi everyone. Now it's our last class of electrochemistry. इससे पहले हम बहुत कुछ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम इस क्लास को हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो मैंने आउटलाइंस नोट करवाए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं. नोट करो एक क्वेश्चन. राइट द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF. Write the relation between Gibbs free energy and EMF. EMF means electromotive force. Clear है? Okay. Gibbs free energy means delta G naught. तो देखो क्या होता है delta G naught and EMF में रिलेशन. तो जो delta RG naught होता है, delta RG माइनस तो क्या होता है NF E सेल. मीन्स क्या होता है, इनमें ऑपोजिट साइन होते हैं, ये इलेक्ट्रिक वर्क के इक्विवेलेंट होता है. जो डेल्टा RG नोट लिखा है हमने, डेल्टा RG और डेल्टा RG नोट, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक वर्क है. अगर यहाँ पे नोट लगा है तो यहाँ पे भी नोट लगा दो, नोट नहीं है तो नोट के बिना रख दो, ठीक है. और माइनस साइन होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना. अब हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू नैनस्ट इक्वेशन क्या था, अब तो लर्न हो गया होगा. E सेल इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. अब मैंने क्या किया, देखो कंप्लीट जो मेरे पास रिएक्शन है इस पूरे को मैंने NF से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस NF से मल्टीप्लाइंग बाय माइनस NF. कंप्लीट पूरे रिएक्शन को माइनस NF से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है. तो यहां से क्या हो गया, माइनस NF E सेल इक्वल्स टू माइनस NF E नोट सेल. यहां पे भी हमने माइनस NF किया, माइनस NF RT अपॉन NF. यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था ही, ये माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन मैंने लगाया. और क्या हो जाएगा, ln P कंसंट्रेशन अपॉन R कंसंट्रेशन मींस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. तो माइनस NF E सेल किसके इक्विवेलेंट हो गया, अगर इस माइनस को सिंबल को इधर लेके आ जाए तो डेल्टा RG के, डेल्टा RG इक्वल्स टू डेल्टा RG नोट, डेल्टा RG नोट. तो देखो क्या हुआ, NF से NF कट, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, प्लस प्लस RT अपॉन RT देखिए ओनली प्लस RT ln प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. क्लियर है. एक तो रिलेशन हमारे पास में ये है. आगे मैं अगर कह दूं इसको, एट इक्विलिब्रियम E सेल इक्वल्स टू 0. यहां से E सेल इक्वल्स टू 0 होता है एट इक्विलिब्रियम. देन क्या हो जाएगा, E नोट सेल इक्वल्स टू RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन किसके इक्विवेलेंट होता है, Kc के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होता है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहते हैं Kc. क्लियर है, सिंबल है हमारे पास Kc. अब अगर मैं इसके बीच में रिलेशन देखना चाहूं, इसको हम कंपैरिजन करते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम ये 0, देन डेल्टा RG नोट क्या हो जाएगी, डेल्टा RG नोट इक्वल्स टू माइनस RT ln प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. तो हमें फॉर्मूला कौन कौन सा लर्न करना है, देखो एक तो हम इनमें से कोई भी फॉर्मूला लर्न कर लो या दोनों ही फॉर्मूला लर्न कर लो. यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, E सेल गिवन हो सकता है या E नोट सेल गिवन हो सकता है, डेल्टा RG नोट हमसे पूछ सकते हैं और डेल्टा RG भी पूछ सकते हैं. क्लियर है. और एक हमें ये लर्न करना है और एक ये फॉर्मूला लर्न करना है, बस नोट कर लो इसको पूरे को. नाउ कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें pH गिवन है एक सॉल्यूशन का, और हमें पूछा है कि इसका E सेल क्या होगा, है ना. तो E सेल ये हाइड्रोजन सेल ही है, ये तो कंफर्म हो गया. तो जब हमें कुछ भी गिवन नहीं हो तो हम इसका रिडक्शन करा देते हैं. तो H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और हाफ H2 में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. क्लियर है. तो E नोट सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होता है, 0.0. तो 0.0 को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया. 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो यहाँ पे 1 मैंने पुट किया, log 1 अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन. इसको मैंने कहा था प्योर गैस हो प्योर सॉलिड हो, उसको हम 1 यूनिटी करके छोड़ देते हैं. अगर गैस है तो 180 हम प्रेशर कर देते हैं, और अगर हमारे पास सॉलिड है तो 1 मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन करके हम उसको रिमूव कर देते हैं. क्लियर है. ओके देखो pH इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस log H प्लस कंसंट्रेशन, और हमें pH क्या गिवन है 10. देन हमारे पास H प्लस कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 10
10⁻10 मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर में है अभी, मोल पर लीटर। ओके, अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया तो log 1/10⁻10, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 10 को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 10, और हमारे पास यहाँ पे क्या है -0.0591 log 10 की पावर 10, 10 आगे आ जाएगा बिकॉज log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास -0.591 वोल्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, आज अभी हमने लास्ट टॉपिक जो किया था उसी से रिलेवेंट है, लास्ट क्वेश्चन जो नोट किया था। तो ई नॉट सेल गिवन है कितना, 0.236, डेल्टा आरजी नोट कैलकुलेट करना और केसी भी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें, रिएक्शन हमें गिवन है, तो रिएक्शन को अगर आप रिएक्शन करके बैलेंस करोगे तो इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू क्या आता है यहाँ पर 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा आरजी नोट इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। एन कितना हो गया यहाँ पर 2, एफ कितना होता है फैराडे 96500 और मल्टीप्लाई 0.236। क्लियर? तो ये इसका आंसर आ जाएगा, नोट कर लेना, वोल्ट में, जूल में आंसर आ जाएगा इसका, जूल में। क्लियर है? ओके, डेल्टा आरजी नोट और केसी में क्या रिलेशन है, देखो डेल्टा आरजी नोट इक्वल टू क्या होती है -RT ln केसी। ln को हटाया मैंने यहाँ से तो 2.303 RT log केसी। क्लियर है? ओके, अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। आगे वाला पार्ट मैंने यहाँ सोल्व किया है, देखना ध्यान से। डेल्टा आरजी नोट इक्वल टू -2.303, आर का वैल्यू कितना होता है 8.314, टी का वैल्यू क्या है 298 केल्विन, और log केसी, हमें मेनली log केसी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और डेल्टा आरजी नोट यहां से कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू तो आएगी कुछ ना कुछ, तो ये नोट कर दो एक बार के लिए, 2 × 96500 मल्टीप्लाई 0.236। तो ये डेल्टा आरजी का वैल्यू था, ये माइनस साइन है यहाँ पे, हमें log केसी कैलकुलेट करना है, राइट। तो log केसी कैलकुलेट करना है तो ये सारा वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ वैल्यू पुट हो जाएंगे सारे के सारे, बट ये साइन माइनस में है तो ये भी वैल्यू माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, माइनस, और ये वाली पूरी वैल्यू इस साइड लेके आ रहे हैं, 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 298, तो ये सारा रिमूव हो गया, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से log केसी। बस इसको सोल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। log में करके ही छोड़ देना, और एंटी log करो तो तुम्हारी चॉइस है, बाकी एंटी log अगर आएगा तो एंटी log का वैल्यू पेपर में गिवन होगा। क्लियर है? नोट कर लो सारा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने आप सोल्व करना है। कैलकुलेट ई नोट सेल ऑफ क्रोमियम कैडमियम सेल एंड FeAg सेल। क्रोमियम और कैडमियम का वैल्यू अपनी टेबल में गिवन होगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज में, और आयरन और Ag का वैल्यू भी अपनी टेबल में गिवन होगा। क्लियर है? आयरन का वैल्यू तो होता है -0.44 और Ag का वैल्यू होता है 0.80। तो नोट कर लेना इनको और सोल्व करके देखना, आंसर मैच करना बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो। कैन वी पुट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन Zn कंटेनर? कैन वी पुट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन Zn कंटेनर? क्या आंसर होगा बोलो। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को Zn कंटेनर में रख सकते हैं क्या, यस या नो? आंसर नोट करो, नो, बिकॉज Zn convert into ZnSO4, because Zn convert into ZnSO4 due to reactivity series। क्लियर? Zn मोर रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, जैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर Zn को रखेंगे तो Zn कन्वर्ट इनटू ZnSO4, Zn रहेगा ही नहीं, तो हम नहीं रख सकते इसको ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 5। When dilution is increased, then conductivity is decreased. Why? आंसर इसका मैंने ऑलरेडी नोट करवा रखा है, तो आंसर नोट कर लो इसमें, ड्यू टू, या इसको ऐसे नोट करो, नंबर ऑफ ions decrease in unit volume, number of ions decrease in unit volume, so conductivity is decreased, on dilution,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which fuels are used in fuel cell except hydrogen. हाइड्रोजन के अलावा और कौन कौन से फ्यूल हम काम में ले सकते हैं? तो आंसर नोट करो, CH4, CH3OH, O2, CH3OH, O2, etc. Complete. Next, which condition is required for redox reaction of a cell? आंसर नोट करो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is always positive. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये होना जरूरी है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी. ऑलवेज पॉजिटिव. कंप्लीट. नेक्स्ट, राइट ए लिस्ट ऑफ मेटल्स which extracted by electrolytic extraction. हो गया. नोट करो इसमें कौन कौन आते हैं? कॉपर, Zn, Sn, etc. कॉपर, Zn, Sn, etc. कंप्लीट है. इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन की कौन कौन से किया जा सकता है, किस किस मेटल के लिए किया जा सकता है, तो ये आंसर होगा इसका. क्लियर. इतने थे हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी वाले टेक्स्ट क्वेश्चन थे वो हमने असाइनमेंट में कंप्लीट कर दिए थे और वहां हमने सॉल्व कर लिए थे. क्लियर है. एक क्वेश्चन और नोट करो, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर? कोलरॉस लॉ से रिलेवेंट है थोड़ा सा. व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर? नोट करो इसमें क्या होता है. अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ, speed of ion is called transport number. Speed of ion is called transport number. Clear? इसमें नोट करो, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन T प्लस से लिख दो. ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज molar conductivity of cation at infinite. अपॉन में क्या आ जाएगी? टोटल मोलर कंडक्टिविटी. पहले नोट कर लो, फिर हम डेफिनेशन नोट करते हैं इसके. पहले दोनों फॉर्मूले नोट कर लो, उसके बाद हम डेफिनेशन नोट करते हैं. नोट भी लगा सकते हो एट इनफाइनाइट, मैंने बोला था कैसे लिख सकते हो. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं इसको, है ना. याद होगा जो पहले बताया था, या भूल गए तो रिवाइज करके आओ अभी. तो T प्लस क्या है नोट करेंगे, T माइनस क्या है यहाँ पे, और लैम्डा m एट इनफाइनाइट प्लस क्या है, एंड लैम्डा m एट इनफाइनाइट माइनस क्या. नोट कर लो पहले सारा, फिर मैं इनको नोट करवा दूं. इसका नोट करो, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन. T प्लस का यूनिट लेस होते हैं. T प्लस का मीनिंग ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन. T माइनस का मीनिंग नोट करो, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन. इसका मीनिंग नोट करो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन.
या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, दोनों ही नोट कर सकते हो। कोई भी एक नोट कर लो अभी के लिए, इसमें नोट करो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट ऑफ एनायन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट ऑफ एनायन। क्लियर? अब डेफिनेशन अपने आप बना सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन क्या हो सकता है, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड टोटल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड, टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन। और इसका क्या हो जाएगा, चलो नोट ही कर लो, टी प्लस का मीनिंग नोट करो, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन and limiting molar conductivity of electrolyte, limiting molar conductivity of electrolyte is called transport number of cation, is called transport number of cation। क्लियर? सिमिलर सा डेफिनेशन नीचे वाला खुद नोट कर सकते हैं, नोट करो इसमें, द रेशियो ऑफ limiting molar conductivity of anion, the ratio of limiting molar conductivity of anion and limiting molar conductivity of electrolyte, limiting molar conductivity of electrolyte is called transport number of anion, transport number of anion। नाउ एग्जाम डोज मीन्स पता है हमें ऑलरेडी, बिकॉज हम 3 चैप्टर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस चैप्टर का कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यानी 10 मिनट्स या मिनिमम टाइम में हम कंप्लीट चैप्टर को कैसे रिवाइज करें, ठीक है। और इस पूरे को हमें लगभग 1 पेपर में ही कवर करना है, A4 साइज का रजिस्टर का जो पेपर होता है उसमें 1 पेपर में ही कवर करना है, और चैप्टर के लास्ट में इसको नोट कर लेना। क्लियर है? ओके। तो देखो क्या है इसमें एग्जाम डोज में, सबसे पहले मैंने नोट किया मेटेलिक कंडक्टिविटी। मेटेलिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विद टेम्परेचर, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर के। टी का मीनिंग यहाँ पर कैपिटल टी का मीनिंग टेम्परेचर है। क्लियर है? ओके। सेकंड नंबर, इसी का सेकंड पार्ट देखो, आयनिक कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो मूवमेंट ऑफ आयंस भी इंक्रीज होगा, इसके कारण क्या होगा, आयनिक कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या था, W इक्वल्स टू ZIT। W का मीनिंग नोट कर लो, डिपॉजिट मास ऑफ मेटल और सबस्टेंस। क्लियर? Z का मीनिंग नोट करो, केमिकल इक्विवेलेंट। I का मीनिंग नोट करो, करंट इन एम्पियर, T का मीनिंग नोट करो, टाइम इन सेकेंड, T का मीनिंग टाइम इन सेकेंड। और Z क्या होता है यहाँ पर, M/NF। M यहाँ पर क्या है, मोलर मास, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F यहाँ पे है फेराडे। F का मीनिंग फेराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल। ओके, फेराडे सेकेंड लॉ देखो, W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2। अगर इसका फेराडे फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ क्या था, अगर सेम अमाउंट की करंट बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट जो सीरीज में है उनमें प्रोवाइड हो रही है, तो जो हमारे पास में ये जो भी डिपॉजिट हो रहा है सबस्टेंस, उसका इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, आपस में इक्वल रहेगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखो डेफिनेशन है, रो इक्वल्स टू क्या होता है, RA/L। रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। कप्पा इक्वल्स टू क्या होती है, L/RA। इसका उल्टा होता है सीमेंस मीटर इनवर्स। G स्टार सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A। यूनिट क्या होती है, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000/m, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लैम्डा m अगर हमें मीटर में लेना हो तो क्या होगा, 1000 नीचे। और सेम ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में होता है, बट यहाँ पे नॉर्मलिटी आ जाती है और यहाँ पर इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाता है। इनमें रिलेशन और क्या होता है हम थ्योरी में बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट, कोलराउस लॉ क्या था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ, इस न्यू प्लस का मीनिंग नोट करो, नंबर ऑफ केटायन, न्यू माइनस नंबर ऑफ एनायन, इनकी दोनों की कंडक्टिविटी के एडिशन के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, सम इसका। नेक्स्ट, डिबाय-हक्कल इक्वेशन क्या थी, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट, और ये सारा कुछ उसके बाद में ये हमने ग्राफ बनाया। इसको हम A से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसको हम B से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट ई नोट सेल कैलकुलेट कैसे करते हैं? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और ई नोट सेल का वैल्यू पॉजिटिव होना जरूरी है। नेक्स्ट देखो सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं? एनोड, डबल लाइन और कैथोड। डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पोरस प्लेट को। अगर ये पोरस प्लेट होती तो हम डैश 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 ऐसे कर देते। ओके, नेक्स्ट है एसएचई और स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल के डायग्राम हमें लर्न होने चाहिए। एसएचई क्या होता है? कंटेनर होता है, उसमें हाइड्रोजन, एक हम ट्यूब लेते हैं, ग्लास ट्यूब लेते हैं, उसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक आगे प्लेटिनम की प्लेट लगी रहती है, फिर हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवाते हैं, और जो सॉल्यूशन लेते हैं 1 m का होना चाहिए, 298 पे होना चाहिए, 1 बार प्रेशर होना चाहिए। क्लियर है? तो हमने एनोड और कैथोड करके हमने इसको देखा था। वेस्टर्न सेल क्या होता है? एच शेप का जो सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न सेल। तो इसके डायग्राम हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होती है? माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नोट क्या होता है? माइनस एन एफ ई नोट सेल। ई सेल इक्वल्स टू क्या होती है? नैनस्ट इक्वेशन है ये, नैनस्ट इक्वेशन। ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस आरटी अपॉन एन एफ एल एन पी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, देन ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल। इसको सॉल्व करते हैं, जो भी हमारे पास कांस्टेंट है उनको सॉल्व करने से आता है हमारे पास आंसर 0.0591 अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्लियर? रेड पेन से जो लिखा है वो देखो, इफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दोनों का कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट हो जाए तो क्या होगा? तो दोनों का कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट है, देन log 1 आएगा, और log 1 का वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज जीरो। जीरो होने से पूरा का पूरा स्टेप क्या हो गया? जीरो। देन ई सेल इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? ई नोट सेल, यानी सेल ईएमएफ का वैल्यू इक्वल होता है किसके? ई नोट सेल, सेल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट देखो, ई नोट सेल इक्वल्स टू क्या होती है? 2.303 आरटी अपॉन एनएफ log केसी। पी कंसंट्रेशन और आर कंसंट्रेशन का अपॉन केसी के इक्विवेलेंट होता है। केसी का मीनिंग नोट करो, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इक्विवेलेंट कांस्टेंट मतलब क्या है? यहाँ पर ई सेल का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो गया। क्लियर है? ओके, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? माइनस 2.303 आरटी log केसी। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बैटरीज। बैटरीज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी हमारे पास में 5 बैटरीज हमने पढ़े थे, ट्राई सेल, रूबन एलोरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, निकेट सेल और फ्यूल सेल, और डेनियल को मैंने इसमें एडिशनल कर दिया है। ठीक है, डेनियल सेल, वोल्टिक सेल, गैलोनिक सेल। ओके, ड्राई सेल में एनोड कौन है? Zn, ग्रेफाइट कौन है यहाँ पर? कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट कौन है? NH4Cl और MnO2। रूबन एलोरी सेल में क्या होता है? ZnHe तो एनोड की तरह वर्क करता है, कैथोड कार्बन होता है, और इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? KOH, और KOH के साथ में ZnO। लेड स्टोरेज बैटरी में PbO2 38% H2SO4। ओके, निकल कैडमियम सेल में कैडमियम, NiO2 और KOH यहाँ पर, और फ्यूल सेल में H2O2 और KOH, और डेनियल सेल में क्या होती है? Zn, Cu, CuSO4, Cu के लिए CuSO4, Zn के लिए ZnSO4। ठीक है, ये बैटरीज का वर्क कंप्लीट होता है। लेड स्टोरेज बैटरी का जो डिस्चार्ज रिएक्शन है वो देखो। लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्ज रिएक्शन क्या होती है? PbSO4 -2 से रिएक्शन करता है, PbSO4 बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में रिमूव हो जाते हैं। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी? ये तो एनोड पे होगी। कैथोड पर देखो PbO2SO4 -2 4H प्लस गेन किया और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना लिया? PbSO4। और रिएक्शन मैंने नोट किया। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन बनाया, जो डबल लाइन करके बनाया सेल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? H2SO4 को ऐड कर भी सकते हो और नहीं भी, दोनों बात है। अगर नहीं करो तो भी ओके। ये जो लाइन होती है ये फेज सेपरेशन को बताता है, और डबल लाइन जो होती है एनोड और कैथोड के बीच में सेपरेशन को बताता है। इट मींस ये तो एनोड है, ये वाला कैथोड है, और ये यहाँ बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइट काम में लिया H2SO4। लो तो ये जस्ट, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो डिस्चार्ज रिएक्शन। रिचार्ज रिएक्शन में क्या होता है? देखो, रिचार्ज रिएक्शन में कुछ नहीं, ये पहले नोट कर लो। रिचार्ज रिएक्शन में कुछ नहीं करना पड़ता, ये एरो करना पड़ता है, इस एनोड को कैथोड बनाना पड़ता है, और कैथोड को क्या बनाना पड़ता है? एनोड। पहले नोट कर लेना वो रिएक्शन, फिर ये रिचार्ज रिएक्शन नोट करना। ये एरो चेंज हो जाएंगे सारे। ठीक है, ये रिचार्ज रिएक्शन होगी इसकी। क्लियर है? इतना सा चेंज होता है दोनों में, और कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आती है कोरोजन। कोरोजन क्या होती है? स्लो हीटिंग ऑफ मेटल सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। ये किसी भी रीजन से हो सकता है। एटमॉस्फेयर में गैसेज होती है उससे हो सकता है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्ट होता है उससे हो सकता है, और गैसेज कोई भी हो सकती है, जरूर नहीं O2 ही हो। O2 हो सकती है, SO2 हो सकती है, CO2 हो सकती है, कोई भी गैसेज होता है। जनरली O2 काम में आती है। ठीक है, हमारे सिलेबस में था रस्टिंग ऑफ आयरन। उससे पहले हमें पता है आयरन का रस्टिंग से रेडिश ब्राउन कलर बनता है, और रेडिश ब्राउन कलर का फॉर्मूला क्या होता है? याद होगा, Fe2O3.XH2O।
कहने का मीनिंग जब भी इसमें रस्टिंग होगी आयरन में, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +3 ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। Ag किस कलर में कन्वर्ट हो जाती है? ब्लैक में। Ag2O का ब्लैक कलर बन जाता है। कॉपर किस में हो जाता है? ग्रीन कलर में। ये हम देखते हैं जनरल वे में, जनरल होता है ऐसा ही। नेक्स्ट देखो, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी। एनोड Fe कन्वर्ट इनटू Fe+2 और कैथोड में O2 कन्वर्ट इनटू H2O। तो देख लो बैलेंस करके रिएक्शन को कंप्लीट। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। जितने हमने सेल पढ़े सारे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बट एक जगह पे जो ये डिस्चार्ज वाली रिएक्शन थी ना, सॉरी रिचार्ज वाली रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। ऑयल लगा दो ऊपर, ग्रीस लगा दो इसके ऊपर, जो मेटल सरफेस होती है आयरन की सरफेस, या कोई ऐसी मेटल लगा दो जो इससे मोर रिएक्टिव हो, लाइक दैट SN, ZN, MG, CR। एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि विच मेटल इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। देन हम कह सकते हैं ZN, SN, MG, AL, CR, एक हमें ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, पीएच जब ज्यादा होगा 9 से 10 के बीच, 9 से 10 से भी ज्यादा होगा पीएच, तब जाके कोरोजन होता है, नहीं तो कोरोजन नहीं होता है। क्लियर है। और देखो, सेलाइन वाटर में जल्दी होता है, जो टर्न्ड आयरन रोड होती है उसमें जल्दी होता है कोरोजन। तो कोरोजन को रोकना है हमें, कोरोजन करना नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेथड से हमारे पास आयरन के टूल्स बहुत सारी होती है, आयरन के मशीनरी बहुत सारी होती है। उन मशीनरी को सेफ कैसे रखें। क्लियर है। ये हमारा एग्जाम डोज कंप्लीट होता है। अब हम इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम 2013 का पेपर। 2013 से 2020 तक जितने क्वेश्चंस आ गए, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करने से हमें ये पता चलता है कि जनरली 4 क्वेश्चंस इससे आते हैं। 1 मार्क्स के आ सकते हैं, मतलब कुल मिला के 4 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। कैसे ही दे वाले क्वेश्चन। अब यदि ये 1 क्वेश्चन दिया तो 1 में 2 पार्ट देते हैं, 1 मार्क्स का ये 1 मार्क्स का ये 4 क्वेश्चन आते हैं। और 4 क्वेश्चन इस पैटर्न से आते हैं कि नैनर्स तो पक्का आएगा ही आएगा, कोलराउस भी जनरली आए हुए, कोलराउस एंड फेराडे से क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके ना। 2013 में क्वेश्चन में देखो, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है? E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसने बोला एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को रिमूव करना है हमें। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगी? Kc। और ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ से? 0। देन E नॉट सेल इक्वल्स टू ये सारा आ जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट इक्वेशन हो गया इसका। आगे क्या कह रहा है? डेराइव द रिलेशन बिटवीन E नॉट सेल एंड Kc। ये डेराइव द रिलेशन बिटवीन E नॉट और Kc। तो नोट कर देंगे नेक्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। ये यहां तक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में आ गए, यानी ये भी लिखना था हमें। E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और क्या हो जाएगा? log Zn+2 का कंसंट्रेशन ऊपर और Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन नीचे। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। पहला वाला जो पार्ट है उसका आंसर ये है, और जो सेकंड पार्ट है डेराइव द रिलेशन, उसका पार्ट ये। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ डेनियल सेल। 1 मार्क्स का आया था ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ डेनियल सेल। तो बनाते हैं लेबल डायग्राम। कैसे बनता है? 2 कंटेनर होते हैं, एक में हम क्या लगा देते हैं? Zn, और एक में थिन वायर लगा देते हैं, किसका? कॉपर का। और यहां पर कौन है? Zn एक्ट एज एनोड एंड कॉपर 2 प्लस एक्ट एज कैथोड। ठीक है, और यहाँ सेंटर में हम क्या लगा देंगे? लास्ट क्लास में बनाया था हमने इसको, ए मीटर या वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर है? ओके, ये वाली हमारी सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे एनोड है, एनोड पे रिएक्शन होती है Zn एरो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो कॉपर। टाइम के साथ साथ में कॉपर वायर होता है वो तो मोटा होता जाता है, थिक होता जाता है, और ये क्या हो जाता है? थिन होता जाता है। ठीक है, और देखो चीजें, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? एनोड टू कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर है, तो करंट का मूवमेंट क्या होगा? उल्टा। बस ये लेबल डायग्राम है, और ज्यादा हमें कुछ भी नहीं लिखना। इसको ये नोट कर देना, ZnSO4 सॉल्यूशन है इसमें, और कॉपर को हमने किस में डिप किया था? CuSO4 सॉल्यूशन में। क्लियर? ये लेबल डायग्राम इतना बहुत है। सॉल्ट ब्रिज किसका बना रहता है? KNO3 K2SO4 KCl, यानी ऐसे एनायन और केटायन लेते हैं जिनकी वेलोसिटी एक जैसी होती है, इट मीन साइज इक्वल होता है। ठीक है, ये इनर्ट होते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, राइट हाफ सेल रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल।
तो नोट कर दो रिएक्शन एट एनोड, डेनियल सेल के लिए रिएक्शन नोट करो। रिएक्शन एट एनोड क्या होगा, Zn एरो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और रिएक्शन एट कैथोड कितनी बार लिख चुके हैं, आई थिंक अब तो लर्न ही हो गया होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu। अभी भी लर्न नहीं हुआ तो फिर आई थिंक कभी लर्न होना भी नहीं है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करने के बाद एक ही रिएक्शन को इतना लिखने के बाद भी लर्न नहीं हो रहा है, इट मींस हमारी मिस्टेक है, हम कंसंट्रेट नहीं है। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन बनाना जरूरी है लर्न करने के लिए। हो गया कंप्लीट? ये 2013 का पेपर था। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं 2014 का पेपर। 14 में देखो, राइट द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, गिव ओवरऑल रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल एंड राइट नेर्नस्ट इक्वेशन। ओके, ऐसे मर्ज करके दिए क्वेश्चंस को देखो। राइट द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये तो अभी हमारे काम नहीं आएगी। रस्टिंग ऑफ आयरन की हमें लिखनी है रिएक्शन, तो नोट करो रिएक्शन एट एनोड, रस्टिंग ऑफ आयरन का 2014 का पेपर कर रहे हैं। 14 का फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन आई थिंक नोट कर लिए होंगे। हाँ, एक और बात, पहले इसको हमें सॉल्व करना है खुद को, उसके बाद आंसर देखना है। ऐसे नहीं कि मैं बोल रही हूँ तुम डायरेक्टली लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, नोट करो इसमें फर्स्ट का आंसर, राइट द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, रिएक्शन एट एनोड Fe एरो Fe2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, रिएक्शन एट कैथोड O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एरो 2H2O। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन तो बनाई पहले हम, फिर हम आगे देखेंगे रस्टिंग कैसे होती है। O2 प्लस 4H प्लस एरो 2Fe2 प्लस 2H2O, बिकॉज इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो गया। हमारे पास प्रोडक्ट में कौन है, Fe+2। आगे क्या होता है देखो, Fe+2 रिएक्ट विथ O2 देन कन्वर्ट इनटू Fe2O3, Fe2O3। तो 2Fe कर दो या 4Fe 2Fe2O3, कितना हो गया ऑप्शन देखो 6। नोट करो रिएक्शन। आगे देखो Fe2O3 है, उसने XH2O से रिएक्शन किया, हाइड्रेटेड है, देन क्या बनेगा Fe2O3 डॉट XH2O। यही हमारी रस्ट होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। ठीक है, स्लो हीटिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो हमारी क्या हो गया, राइट द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, गिव ओवरऑल रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल। ओके, डेनियल सेल की ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस कॉपर। ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन हो गई इसकी। ठीक है, और क्या है, डेनियल सेल का हमें नोट करना, नेर्नस्ट इक्वेशन और लिखना है इसका। तो नेर्नस्ट एक बार तो लिख दिया, फिर लिख देते हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार 13 में आया था, एक बार 14 में आया। E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, 2F लिख दो, 0.51 लिख देते हैं, 0.0591 अपॉन 2 log कौन आएगा, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारा ये था फर्स्ट क्वेश्चन इसका 2014 का। 14 में फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सारी बातें पूछ ली थी हमसे, नोट कर लो इसको। फिर इसका सेकंड वाला पार्ट नोट करते हैं। कह रहा है कैन वी स्टोर CuSO4 इन Fe वेसल्स और नॉट। तो Cu और Fe में हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन आती है, Fe। तो Fe इज मोर रिएक्टिव देन CuSO4। आंसर नोट करो उसका सेकंड का, we cannot store CuSO4 in Fe vessels because Fe is more reactive than CuSO4. Fe is more reactive than CuSO4 and it convert into FeSO4 which have pale green color. कंप्लीट। ओके, तो हमने ये कर लिया, क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। आगे कह रहा है राइट कोलराउस लॉ एंड गिव वन एप्लीकेशन। राइट कोलराउस लॉ एंड गिव वन एप्लीकेशन। आंसर नोट करो इसका 2014 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का नोट करो आंसर।
the molar conductivity at infinite dilution of a solution is the sum of molar conductivity of cations and molar conductivity of anions at infinite dilution. क्लियर? ये तो इसका स्टेटमेंट था. कह रहा है गिव ऑन एप्लीकेशन. तो नोट करो, इसमें एप्लीकेशन में क्या नोट करेंगे? वी कैन कैलकुलेट molar conductivity of weak electrolytes. और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है. कोई भी एक एप्लीकेशन नोट करना था, चाहे 4 एप्लीकेशन नोट करो या फिर 1 एप्लीकेशन नोट करो, नंबर तो 1 ही मिलना है. इट मींस हम क्या करेंगे? 1 ही एप्लीकेशन नोट करेंगे. जितना पूछा उतना ही काम करेंगे. ओके, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हमारे पास टाइम बहुत सारा नहीं होता. अभी तो बहुत सारा टाइम है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन. राइट एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? रो इक्वल्स टू क्या होता है? आर ए अपॉन एल. तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम मीटर. रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल. रेसिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. 2015 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. सेकंड क्वेश्चन देखो. लैम्डा एम नॉट ऑफ Mg+2 गिवन है, Cl माइनस गिवन है, उनकी वैल्यू भी गिवन है, और MgCl2 का हमें कैलकुलेट करना है. देन अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ लैम्डा एम नॉट इक्वल्स टू न्यू प्लस लैम्डा एम नॉट Mg2 प्लस, और क्या हो जाएगा? न्यू माइनस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस. ओके, तो देखो Cl माइनस Mg+2 इसका कितना नंबर है? 1 ही है मैग्नीशियम का. तो और मैग्नीशियम का दे कितना रखा वैल्यू? 106 प्लस 2 मल्टीप्लाई 76.3. में भी मैंने क्लास में करवाया था सेम क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को देखना, एडिशन मल्टीप्लाई करके एडिशन कर लेना, और आंसर जो आएगा हमारे पास जो इसमें यूनिट दे रखी है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में इसका आंसर आएगा. क्लियर? नेक्स्ट, राइट फैराडेज सेकंड लॉ. नोट करो इसमें फैराडेज सेकंड लॉ में if more than one electrolytes connected in a series, more than one electrolytes connected in a series, then deposited substance, सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करो. देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस इज इक्वल. ये इसका स्टेटमेंट है फैराडेज सेकंड लॉ. नेक्स्ट, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो एक कंटेनर बनाना है. इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे? ग्लास ट्यूब फिट करेंगे. इस टाइप से ग्लास ट्यूब फिट कर देना. यहां से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवाएंगे. 1 ATM या 1 बार जो भी लिखा हो, पहले हमने 1 बार लिखा था. 298 केल्विन टेम्परेचर, और इसके अंदर ये प्लेटिनम वायर लगी है. प्लेटिनम वायर के आगे प्लेटिनम की प्लेट लगा है. ठीक है, और प्लेटिनम वायर अगेन एक ग्लास ट्यूब के अंदर फिट है. और ये जो सॉल्यूशन हमने फिल किया है 1 MHCl का डाला है. 1 MHCl इसका कर देना प्लेटिनम प्लेटिनम वायर. बस लेबल्ड हो गया. और ये तो हमने लिख दिया प्लेटिनम वायर. ये ग्लास ट्यूब, बस नोट कर लो ग्लास ट्यूब. नाउ 2016 का पेपर सॉल्व करते हैं. जो 2016 का पेपर था वो आज तक के पेपर में सबसे हार्ड पेपर आया था. ठीक है, और इस हार्ड पेपर में 2 न्यूमेरिकल्स थे. वो न्यूमेरिकल में भी बहुत सारे फॉर्मूला लग रहे थे. क्लियर? यानी अगर हमें डेफिनेशंस आ रही होती
तो हम ये क्वेश्चन, ये पेपर आराम से सॉल्व कर लेते। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। 2016 का फर्स्ट क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.15 मोल पर लीटर NaCl सॉल्यूशन से फिल किया हुआ है, 50 ओम उसका रेजिस्टेंस है। अब हमने इसके क्या कर दिए, जो कंसंट्रेशन है 0.02 कर दिया और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 500 ओम हो गया। कैलकुलेट द कप्पा ऑफ 0.2 मोल पर लीटर NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन जो 0.2 वाला है उसका हमें कप्पा नोट करना है, और हमारे पास सॉल्यूशन कप्पा किसका गिवन है, हमें 0.15 का कप्पा गिवन है 1.5। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, मोलर ये जो गिवन है चीजें वो मैंने यहाँ रखी है। अब यहाँ मैंने फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट किया है, कप्पा इक्वल टू क्या होती है L/R, और हम जानते हैं कि L/A इक्वल टू क्या होती है G स्टार, सेल कांस्टेंट G स्टार। ओके, तो G स्टार अपॉन R इक्वल टू क्या होगी यहाँ से कप्पा। हमें क्या करना है, पहले हम फर्स्ट स्टेप में G स्टार कैलकुलेट करते हैं, देन G स्टार इक्वल टू क्या हो गया R मल्टीप्लाई कप्पा। मैंने किया है सॉल्व, तो आंसर हमारे पास है 75 मीटर इनवर्स, बिकॉज मीटर में है क्वेश्चन में भी। तो कप्पा इक्वल टू क्या होती है, सेकंड स्टेप के लिए नोट कर रहे हैं G स्टार अपॉन R, ये सेम फॉर्मूला वापस लगाए। इस बार G स्टार कितना आया था हमारे पास 75, और R सेकंड वाले का कितना है 500 ओम, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.15 सीमन मीटर इनवर्स। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, CH3COOH इसकी मोलरिटी गिवन है, और हमें हमारे पास में इसमें कप्पा भी गिवन है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस Ka कैलकुलेट करना है इसके लिए, और लैम्डा m नॉट गिवन है। तो पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चन करना होगा। इस टाइप का सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमने किया था थ्योरी में। तो मोलरिटी गिवन है, कप्पा गिवन है, एंड Ka कैलकुलेट करना है, लैम्डा m नॉट भी गिवन है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लैम्डा m कैलकुलेट करते हैं, कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन m, 1000 ऊपर क्यों किया, बिकॉज सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें। हालांकि यूनिट इंटर कन्वर्जन इतना नहीं आता, क्या ध्यान ही रखना पड़ता है सेंटीमीटर में गिवन है या मीटर में गिवन है। सेंटीमीटर में गिवन हो 1000 ऊपर, और मीटर में गिवन हो 1000 नीचे। ओके, फिर हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो आता है हमारे पास 50 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अल्फा इक्वल्स टू क्या होती है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, तो आंसर आएगा ये। Ka क्या होता है, अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा कितना आया 0.2 मल्टीप्लाई C कितना था इसका कंसंट्रेशन 10⁻³ अपॉन 1 माइनस 0.2, तो क्या हो जाएगा देखो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ कर दो पॉइंट इसका, और अपॉन क्या हो गया ये 1 में से 0.2 माइनस करो 0.8। ओके, 0.8 10⁻⁻1 ऊपर गया तो किसमें है +1, यानी 10 क्या बन गया 4, और इसको इससे कट किया तो 1/2, यानी 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ K है यहाँ पर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पेपर सॉल्व करते हैं 2017 का। 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रिपीट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आ गया। राइट कोलराउस लॉ। ठीक है, हम जानते हैं कोलराउस लॉ क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है वो सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायंस एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस होता है। तो बार बार नहीं लिखेंगे, आ गया पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट हाफ सेल रिएक्शन ऑफ एडेनियल सेल एट कैथोड। ये भी आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन उस टाइम फुल सेल रिएक्शन आई थी, इस बार हाफ सेल आई है। तो एट कैथोड पूछा है, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है कॉपर 2+। इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर नोट करो, कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन एरो कॉपर सॉलिड में, ये एक्वस में। क्लियर। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ मेटल व्हिच यूज्ड इन सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ Fe। ओके, तो आंसर नोट करो इसका मैग्नीशियम। सैक्रिफिशियल वन मेटल के नेम पूछा है तो हम मैग्नीशियम कह देंगे। मैग्नीशियम ZnSn, जो आयरन से मोर रिएक्टिव हो कोई भी आ सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NaCl, HCl, CH3COOH इन सबका लैम्डा m नॉट गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है CH3COONA का। ओके, तो क्या करना होता है देखो, मैंने क्लास में बताया था एक बात कि जो हमें रिक्वायर्ड हो आयंस उनको तो प्लस कर दो, और जो हमें रिक्वायर्ड नहीं हो आयंस उनको क्या कर दो माइनस कर दो। तो क्या करना है देखो, लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COONA इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COOH है ना, CH3COOH प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl। क्योंकि देखो हमारे यहाँ इसमें क्या है, Na भी आ रहा है, CH3COO भी आ रहा है, इट मीन्स इन दोनों को तो प्लस करना है, और कौन रह गया माइनस कर दो किसको, लैम्डा m नॉट ऑफ HCl को। HCl को माइनस क्यों किया कि ना तो हमारे यहाँ पर H है और ना ही हमारे यहाँ पर Cl है। ठीक है, तो लैम्डा m नॉट क्या हो जाएगी यहाँ से,
लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COONA इक्वल्स टू CH3COOH का कितना वैल्यू है 1 2 3 वैल्यू को ध्यान से लिखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि पीछे रह जाए ये सारे। CH3COOH का चाहिए मुझे 390, ओके, प्लस NaCl का चेक करो, NaCl का फर्स्ट वैल्यू मीन्स 110 और माइनस क्या हो जाएगा 100। तो देख लो कितना आंसर आ रहा है 390 एंड 400, 500 में से इसको 100 को हटा दो 400 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स एंड मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सॉरी, बनाओ, हो गया, ओके। 18 का पेपर देखो, 18 का फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं, अब रिपीट क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा नहीं रही हूँ, ये RR है रिपीट क्वेश्चन, पहले वाले पेपर्स में आ गया कि ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट नंबर देखो 18 का 2 नंबर क्वेश्चन, फ्यूल सेल्स आर बेटर देन अदर सेल, व्हाई, गिव टू रीजन, क्यों होता है बेटर फ्यूल सेल, तो नोट करो फर्स्ट इसमें रीजन, फर्स्ट इसका 18 का फर्स्ट का, सॉरी 18 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट रीजन नोट करो, फ्यूल सेल्स आर पोल्यूशन फ्री सेल्स, फ्यूल सेल्स आर पोल्यूशन फ्री सेल्स, पोल्यूशन नहीं होता किसी टाइप का इसमें। नेक्स्ट नंबर नोट करो, 2 लिखना है ना हमें इसमें, नेक्स्ट नंबर नोट करो, फ्यूल सेल्स नेवर डाइड, फ्यूल सेल्स नेवर डाइड, कभी खत्म नहीं होते, फ्यूल सेल्स नेवर डाइड एंड स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर, स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर, क्लियर, स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर, 70 से 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकते हैं, जबकि हमारे नॉर्मल सेल होते हैं वो नहीं कर सकते, क्लियर है, पॉल्यूशन नहीं होता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड कभी मरते नहीं है मींस नेवर डाइड, नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टेबल एट इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी इजीली वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखो क्वेश्चन 18 का क्वेश्चन नंबर 3, 1.5 एम्पियर करंट, क्वेश्चन नंबर 3, I इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर, टाइम कितना है 20 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि मुझे सेकंड में चाहिए इसलिए मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, और क्या हमारे पास में फेराडे गिवन है और अमाउंट ऑफ कॉपर पूछा हमें, तो हम जानते हैं क्या होती है W इक्वल्स टू ZIT, ओके, Z क्या होता है M अपॉन NF/IT, M कितना होता है कॉपर का 63, और देखो कॉपर CuSO4 कॉपर प्लस 2 में है, कॉपर में जा रहा है, इट मीन्स N कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके फिर जाएगा, 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाई I कितना हमारे पास 1.5 और ये T कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई 60, इसको करके देख लेना आंसर आएगा हमारा ग्राम में, क्लियर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था किसका 18 का पेपर का, 2018 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, ये ग्राम में आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो 19 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 19 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है चेक करो, राइट एनी 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर्स कौन कौन से, तो कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाले फर्स्ट नंबर नोट करो डाइल्यूशन, कैसे इंक्रीज हो रही है कैसे डिक्रीज हो रही है ये नहीं पूछा, ओनली 4 फैक्टर्स के नेम पूछा, डाइल्यूशन, एंड सेकंड नंबर नोट कर दो टेम्परेचर, 1 मार्क का क्वेश्चन था कितना ही लिखेंगे, डाइल्यूशन एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोरोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन, कोरोजन जो प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है ऐसा क्यों, तो नोट करो इसमें, इन कोरोजन आयरन एक्ट एज एनोड, आयरन एक्ट एज एनोड एंड O2 act as cathode, O2 act as cathode, so its anode cell is, so its anode cell is 1.67 volt, 1.67 volt, and positive value of anode cell indicate, and positive value of anode cell indicate it is a electrochemical reaction, it is a electrochemical reaction, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बोल सकते हो, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट 19 का पेपर देखो, अब देखो एक बात देखो, जैसे पहले हम पेपर सोल्व करते थे ना 16, 13 इन सब में 4 क्वेश्चंस आते थे, अब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, आगे वाले देखते हैं 20 वाले पेपर में क्या आता है, उस टाइप से हम इमेजिन कर सकते हैं हमारा पेपर कैसे आएगा, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखो 19 का सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन नोट करते हैं। 19 के थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कप्पा गिवन है, मोलरिटी गिवन है, लैम्डा एम कैलकुलेट करना है और हमें ये सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है। देन लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या होती है, कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कैपिटल एम। कप्पा कितना गिवन है 0.0129 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 0.1। क्या आंसर आएगा चेक कर लो, 1 2 3, यहां से आ गया पॉइंट। ओके, अब ये 0.1 ऊपर जाएगा तो 10 मीन्स 129 आंसर आएगा इसका। 129 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नोट करो इसको। फिर लास्ट पेपर सॉल्व करते हैं 2020 का। 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट हाफ सेल रिएक्शन ऑफ निकल कैडमियम सेल एट एनोड। एनोड पर क्या होगा निकल कैडमियम सेल में, तो नोट करते हैं क्या रिएक्शन है इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, निकल कैडमियम सेल, कैडमियम होता है एनोड, कैडमियम एरो, कैडमियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैडमियम एरो, कैडमियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पर रिएक्शन हो गया, फिनिश। राइट फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमें करना है, तो नोट कर सकते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या था। स्टेटमेंट नोट करो, स्टेटमेंट नोट करो। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस और मेटल is directly proportional to the amount of flow charge or current। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट पेपर में भी सेम ऐसा क्वेश्चन आया था सिमिलर सा। CH3COO NaCl और HCl का लैम्डा एम नोट गिवन है, हमें कैलकुलेट किसका करना है, CH3COO Na का। तो जो हमें चाहिए उनको रोक लेंगे और जो हमें नहीं चाहिए उनको माइनस कर देंगे, यानी जो हमें चाहिए उनको प्लस करेंगे और जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है उनको माइनस कर देंगे। द लैम्डा एम नॉट CH3COO Na इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट CH3COOH, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, ये भी रिक्वायर्ड है हमें बिकॉज Na है इसमें, और माइनस क्या कर देंगे लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl हमारे लिए काम का नहीं है। ओके, तो CH3COOH का कौन सा है, देखो इसको ध्यान से देखना। CH3COOH फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट वाली इसका है, लैम्डा एम नॉट फर्स्ट वाला इसका है, ठीक है। तो CH3COOH का कितना है 390.5 प्लस NaCl का कितना है 126.4 और हमारे पास HCl का कितना है, लास्ट वाला HCl का -425.4, ठीक है। तो प्लस माइनस कर सकते हैं, आंसर किस में आएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं 3। एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, ये देख ही रहे हम। एक क्वेश्चन फेराडे लॉ या फिर कोई डेफिनेशन से रिलेटेड होगा और एक क्वेश्चन जो होगा सेल से आएगा। इट मींस 3 क्वेश्चन फिक्स है, एक सेल से आएगा, एक डेफिनेशन से आएगा और एक हमारे पास में किससे आएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा। न्यूमेरिकल बेस्ड फेराडेज लॉ से बनते हैं या कोलरॉस लॉ से बनते हैं, बस 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसमें, क्लियर है। ये आज हमारा सिलेबस 25% कंप्लीट हो गया है। इट मींस फिजिकल पार्ट जो है अपने बुक का वो कंप्लीट हो चुका। ये मैंने पूरा 100% कंप्लीट करवा दिया, 4 चैप्टर्स मींस 3, 3, 3 एंड 4, इतने मार्क्स का काम कंप्लीट हो गया है। 12 एंड 4 क्लियर है, 16 मार्क्स का काम कंप्लीट हो गया है। इन चैप्टर्स को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नोट्स बना दिए और साइड में रख दिया हो गया। 4 to 5 डेज के बीच में जो एग्जाम डोज मिलते हैं उनको रिवाइज करते रहो और जैसे भी हमें थोड़ा सा टाइम और मिलता है तो हम इस चैप्टर को कंप्लीटली पूरा रिवाइज करो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतने ही बेटर मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि नोट्स बना के बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, अलग अलग कलर के पेन यूज किए और बहुत सुंदर नोट्स बना लिया हमने, पेपर जो अपना कॉपी है उसमें एक भी किसी टाइप का कटिंग नहीं है, ओवर राइटिंग नहीं है, तो इतने सुंदर नोट्स बनाने के नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर मिलते हैं बार बार रिवीजन से, माइंड में कितना सेट हो रहा है कोई भी चीज, उससे नंबर मिलेंगे और रिवीजन करने से ही हमें इंप्रूवमेंट आएगा। अगर बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए तो नोट्स को सेट करके रख दो, किसी और के काम आएंगे, नेक्स्ट ईयर आपके काम आएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, अच्छे से लर्न करो, अच्छे से रिवाइज करो। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के बिना मार्क्स नहीं बनेंगे। कम से कम 10 to 15 टाइम्स ईच चैप्टर रिवाइज हो जाने चाहिए जब एनुअल एग्जाम के सीट पे बैठते हो, एग्जामिनेशन सीट पर, तो क्लियर है।
तभी रिजल्ट आएगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा खुद में। खुद का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई भी क्वेश्चन में अटक जाओगे, और क्वेश्चन में अटक गए इट मींस सारा का सारा कॉन्फिडेंस वहीं खत्म। और कॉन्फिडेंस जहां खत्म हो जाता है वहां फिर हमें वापस ऊपर उठने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आज से ही ध्यान रखो, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करो, इनको बार बार रिवाइज करो, तभी हमें इंप्रूवमेंट आएगा, तभी हमारी में क्लैरिटी आएगी इन चैप्टर्स में। ठीक है, ओके, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।